दोस्तों नमस्कार। आज जिस मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, इतना डिटेल में मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा था। और ये मुद्दा इसलिए जरूरी है कि जब देश की 80% आबादी अगर धीरे धीरे कोर्ट सिस्टम पे भरोसा करना अगर बंद कर देगी तो फिर क्या होगा। ये सवाल एज ए नागरिक मैं इसको बहुत गंभीरता से लेता हूं और उम्मीद है कि आप भी इस सवाल की गंभीरता को समझेंगे। और ये सवाल इसलिए और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि ये सवाल देश की न्यायपालिका से संबंधित है। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग न्यायपालिका के हित में सोच रहे हैं, चाहे वो जजेस हों, लॉयर्स हों, बाकी अधिकारी हों और भी स्टेक होल्डर हों, उनको इस सवाल की गंभीरता को समझना पड़ेगा। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान के कोर्ट तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ बातें आज मुझे जो सुनने में आई हैं और जिसके बारे में मैं वास्तव में चिंतित हूं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक बात और हमें समझनी होगी कि हम बड़ी आसानी से शायद चीजों को अपने लेवल पे भूल सकते होंगे, लेकिन समाज चीजों को नहीं भूल सकता। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो एग्जाम्पल हमारे सामने आते रहते हैं और हमें बार बार इस बात को रिमाइंड कराते रहते हैं कि जो भी आप बोलें सोच समझ के बोलें, नहीं तो परिणाम बहुत ही गंभीर और घातक हो सकते हैं। मैं अब आपके सामने कुछ उदाहरण रख रहा हूं। आज एक जयपुर डायलॉग में टेक्निकल सेशन में, या जिसको हम कह सकते हैं कि एक सेशन में, ये बात समझ में आई और जब मैंने वहां पे लोगों से बात करी और हर वर्ग के लोगों से बात करी, तब ये बात समझ में आने लगी कि भाई क्या हिंदुस्तान में कोर्ट्स बगैर एविडेंस को देखे अपने व्यूज और जजमेंट दे सकते हैं। और मैं इसका उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, जब थोड़े दिन पहले उदयपुर में एक टेलर मास्टर की उनकी दुकान में घुस के कुछ जिहादियों ने हत्या कर दी थी, तो उसके बाद हिंदुस्तान में एक फतवा जारी हुआ था, वो हुआ था तन से जुदा का। और ये कहा गया था कि नुपुर शर्मा, जिन्होंने टीवी में कुरान में जो या उनकी जो हदीस है उनमें छपे हुए जो वाक्य हैं उनका प्रोनाउंसमेंट किया, तो इसको गैर इस्लामिक माना गया। सवाल इस बात का है कि जब नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग जगह पे एफआईआर दर्ज हुई और वो सुप्रीम कोर्ट अपने नागरिक अधिकार हैं उनके बचाव के लिए जब वो सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि ये जितनी समस्याएं हो रही हैं उसकी जड़ में आप हैं, तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, सवाल इस बात का है कि क्या हदीस और कुरान में लिखी हुई बातें सार्वजनिक रूप में बोलना क्या अपराध है? अगर ये अपराध नहीं है, तो फिर क्या कारण था कि कुरान और हदीस में छपी हुई बातें अगर कोई सार्वजनिक रूप से चर्चा करता है तो वहां पे बवाल क्यों खड़ा हो जाता है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बात को हमें समझना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में और ऐसी घटनाएं अगर होंगी और बगैर सोचे समझे कोर्ट्स की तरफ से अगर आदेश आएगा या इस डर से आदेश आएगा कि अगर हम इस पे तुरंत जिसने स्टेटमेंट दिया, चाहे वो सही स्टेटमेंट भी हो, अगर हमने उसको डांट नहीं लगाई तो कहीं कोई दूसरा पक्ष नाराज ना हो जाए। क्या कोर्ट का ये काम है? अब आते हैं इसके आधार पे। दोस्तों, जैसे हर धर्म में होता है, उनकी एक पुस्तक होती है, उनके कुछ रीति रिवाज होते हैं, उनकी कुछ और मान्यताएं होती हैं जो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंटेड होती है। अगर मान लीजिए मुस्लिम धर्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है या जो उनका डॉक्यूमेंट है वो है कुरान, और कुरान के आधारित आसपास जितनी भी डॉक्यूमेंट्री और हैं जो उनके मोहम्मद साहब के जीवन पे आधारित हैं, उनको वो हदीस या अलग अलग नामों से पहचानते हैं। मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूं,
लेकिन इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप भी इसके बारे में जानने की कोशिश करें। मैं अपने लेवल पे प्रयास भी कर रहा हूं। अब सवाल यह है कि अगर हदीस में लिखी हुई बात अगर नुपुर शर्मा ने टीवी चैनल पे दी और उसको किसी दूसरे यूट्यूबर ने भड़काऊ के रूप में कट पेस्ट करके आधे अधूरे डिस्टॉर्टेड कॉन्टेक्स्ट में उसको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रसारित कर दिया, तो गलती किसकी है? क्या गलती नुपुर शर्मा की है या उस यूट्यूबर की है जिसने उस वाक्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया? बगैर इसको जाने, बगैर तथ्यों को जाने, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश या उनके ऑब्जर्वेशन आए थे कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, इसको लेके हिंदू समाज में काफी आक्रोश है। लोग शायद बोले या ना बोले, लेकिन इस घटना से मुझे लगता है कि हिंदू समाज में सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा कम हुई है। अब इसका क्या पैमाना है? पैमाना यह है कि आप लोगों से पूछें कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था नुपुर शर्मा पे, हदीस की कुछ आयतें पढ़ने का या बताने का, क्या वो गैरकानूनी था? क्या वो बगैर तथ्यों के ऊपर आधारित था? क्या नुपुर शर्मा से ये पूछा गया कि आपने जो स्टेटमेंट दिया क्या वो कहीं लिखा हुआ है? अगर नुपुर शर्मा ने ये कहा होता कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैंने मनगढ़ंत बात कही है, तब तो हम मान सकते थे कि ये एक भड़काऊ भाषण है या एक किसी समाज के प्रति विद्वेष की भावना से दिया गया स्टेटमेंट है। लेकिन अगर नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और ये मैंने बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स जो मेरे दोस्त हैं, आज भी मैं कई लोगों से मिला हूं, उन्होंने कहा साहब नुपुर शर्मा ने, ये मुस्लिम स्कॉलर्स ने खुद कहा कि नुपुर शर्मा ने अपनी तरफ से कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, नुपुर शर्मा जिम्मेदार नहीं है, ये मुस्लिम स्कॉलर भी कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जो आपने स्टेटमेंट दिया और जिस तरह से आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, फतवे जारी हो रहे हैं, और उदयपुर की घटना में जिस तरह से एक व्यक्ति की जान चली गई और उसके आसपास कई घटनाएं हुई, उनकी जिम्मेदार आप हैं, क्या ये स्टेटमेंट फैक्चुअल था? क्या ये उचित था? आज समाज में इस बात की चर्चा हो रही है। हो सकता है जजेस ये कह के भूल गए हों कि दैट इज ए स्लिप ऑफ ए टंग, क्योंकि वो राइटिंग में कहीं नहीं आया। क्या स्लिप ऑफ टंग को समाज भूल जाएगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा किए हुए स्लिप ऑफ टंग को? ये आज गंभीर मुद्दा है। समाज इस स्टेटमेंट को भूला नहीं है दोस्तों, मैं इस बात को बार बार इंडिकेट कर रहा हूं। और अगर जजेस को और कोर्ट्स को और सरकार को और मंत्रियों को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ये लगता है कि वो कुछ भी बोलें आज की दुनिया में और लोग उसको भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और इसका असर ये होता है कि इस लूज स्टेटमेंट के कारण सुप्रीम कोर्ट की साख बहुत गिरी है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जो आने कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके हिंदू पक्ष ये कहता है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कह सकते हैं, वी आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर नॉट बिकमिंग ए पार्टी ऑफ पॉलिटिक्स और एनीथिंग एल्स। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह सकते हैं कि हम कोई राजनीति नहीं करते, हम संविधान का पालन करते हैं। तो क्या संविधान में हिंदू समाज को बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या हिंदू समाज के खिलाफ अगर कोई हेट स्पीच होती है, जैसे सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए, जब इरेडिकेट सनातन धर्म की जब स्टेटमेंट आती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सु मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया जाता? जबकि यही स्टेटमेंट अगर किसी और धर्म के बारे में होता हो तो तुरंत सु मोटो कॉग्निजेंस लिया जाता है, एफआईआर फाइल करने के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन इस तरह का कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया। क्या ये बराबरी का अधिकार या बराबरी का न्याय है? ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना होगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि समाज इस डिफरेंस को देख रहा है। जजेस को लगेगा कि ये रूटीन मैटर है या इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है,
ये बात अलग है, लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, इस बात को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस समय समाज में जिसकी आबादी 80% है, उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट पक्षपात कर रहा है। अब इस विचारधारा को या इस सोच को बदलने के लिए किसको कार्रवाई करनी चाहिए? क्या पार्लियामेंट इसमें इंटरफियर कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर के तहत पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को कोई डायरेक्शन दे। क्या ब्यूरोक्रेसी कर सकती है? वो भी नहीं कर सकती। तो अल्टीमेटली अगर ये परसेप्शन बन रहा है, ये ऐसी गलत इमेज जनता के बीच में हिंदुस्तान की न्यायपालिका की जा रही है, तो इस इमेज को सुधारने की जिम्मेवारी भी न्यायपालिका की ही होगी। अन्यथा अगर इस देश में मान लीजिए कहीं पे लोगों का भरोसा न्यायपालिका से उठ गया और लोगों ने कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, और इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, 80% आबादी एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। क्या इस वोट बैंक को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नाराज कर सकती है? ये बात अलग है कि अभी हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हैं। 80% जो हिंदू समाज है उसको जाति के आधार पे, उसको वर्णों के आधार पे, उनको स्टेटस के आधार पे, कास्ट सिस्टम के आधार पे लगातार जो अंग्रेजों ने बांटने की कोशिश की थी वो आज भी जारी है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आज भी जारी है, लेकिन सोशल मीडिया के कारण बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो रही हैं। लोग धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि एक बड़ा वर्ग, 80% आबादी का एक बड़ा वर्ग अगर ये मानता है कि उनके साथ कोर्ट्स में न्याय नहीं होगा, तो क्या होगा? क्या हम संविधान की रक्षा कर पाएंगे? क्या पुलिस तंत्र हमारे को बचा पाएगा? क्या इस देश की राजनीतिक पार्टियों में इतनी इच्छा शक्ति होगी कि वो एक मेजॉरिटी व्यूज को इग्नोर कर सकें? दोस्तों, गंभीर मुद्दा है। तो मेरा निवेदन है कि इस गंभीर मुद्दे पे सोचना होगा। इस देश की न्यायपालिका को, इस देश के राजनीतिक दलों को और इस देश की ब्यूरोक्रेसी को। क्योंकि आज जो चीज शायद दबी हुई है, जैसे ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी जब तक फटता नहीं है तब तक पता नहीं लगता कि नीचे क्या चल रहा है। या जब सुनामी आती है तो आपको पता नहीं लगता कि जमीन के नीचे या पानी के नीचे क्या हलचल हुई। क्या हम उस ज्वालामुखी के फटने का इंतजार करेंगे, या हम उस सुनामी का इंतजार करेंगे और पूरे समाज में एक अजीब सी अशांति पैदा हो जाए और लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगे? क्या हम उस दिन के इंतजार में हैं? आपका क्या कहना है दोस्तों? क्योंकि जो मैंने आज यहाँ पे अलग अलग वक्ताओं से सुना और जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, मैं ये मानता हूं कि अगर 500-700 लोग इकट्ठे होके राष्ट्र की अलग अलग चिंताओं को लेकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, ये सिर्फ 5 या 50 लोग नहीं है। ऐसी विचारधारा अगर मैं हर आदमी को, भारत की आबादी देखते हुए हर एक रिप्रेजेंटेटिव को अगर मैं 1 मिलियन का रिप्रेजेंटेटिव मान लूं, और अगर ऐसे 100 लोग या 150 लोग या 300 लोग या 500 लोग भी अगर ऐसा सोचते हैं, तो आप ये मानिए कि इस देश की 30, 40, 50 करोड़ की आबादी भी शायद ऐसा ही सोचती होगी। क्योंकि कोई भी सेमिनार होता है, कोई भी हम पोलिंग करते हैं, ओपिनियन डिस्कशन करते हैं, तो अकेले आदमी का नहीं होता, उसमें समाज का सम्मिलित सामूहिक निर्णय भी होता है, चाहे हर आदमी को बोलने का मौका ना मिले। इसीलिए मुझे लगता है ये मुद्दा गंभीर है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि बगैर तथ्यों को जाने नुपुर शर्मा पे जो कमेंट किया गया न्यायाधीशों द्वारा, क्या वो उचित था? क्या नुपुर शर्मा ने जो कहा, क्या वो फैक्चुअली गलत था? क्या उसके तथ्यों की जानकारी लेने की कोशिश की गई कि नुपुर शर्मा ने जिस चीज को कोट किया है, क्या वो वास्तव में मुस्लिम ग्रंथों में है या नहीं है? या हम सिर्फ किसी भी कारण से, चाहे वो पर्सनल ओपिनियन हो, क्या एज ए न्यायाधीश
हम न्यायालय की कुर्सी पे बैठ के, न्याय की कुर्सी पे बैठ के क्या हम पर्सनल ओपिनियन रखने के हकदार हैं? ये आज बड़े सवाल है। दोस्तों, आपका क्या मत है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे ये मुद्दा बहुत गंभीर लगा, चिंतनीय लगा, तो ये विचार मैंने आपके सामने रखे। इस चर्चा को समाज में आप और गंभीरता से उठा सकते हैं, अपने अपने व्यूज दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।